हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्त। मैं राजेश भाटी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजेश भाटी एजुकेशन पर। दोस्त, मैं आज आपके लिए यानी कि क्लास 10th के साइंस के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्त, ये यूपी बोर्ड के 100% छपने वाले प्रश्न होंगे, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी यानी कि बहुत मेहनत से ये रिसर्च करे गए क्वेश्चन है। देखना, क्वेश्चनों का लेवल काफ़ी स्टैंडर्ड है, यानी कि सीधे के 2025 कि जो आपका एग्ज़ाम है विज्ञान यानी कि साइंस का, सीधे क्वेश्चन इसी से ही मिलेंगे इस सीरीज से, ठीक है। यानी कि क्लास 10th के यूपी बोर्ड 2025 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शंस है। और चैप्टर का नाम है दोस्त सेकंड, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। इसमें हम चैप्टर का नाम यानी कि मेंशन नहीं करा, जो कि चैप्टर पहला है अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। लेकिन मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्त, इस इम्पोर्टेंट चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊं, आप बस इस क्वेश्चनों को काफ़ी यानी कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट समझना, ठीक है। वैसे ही मत समझना कि हल्के में क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन पहला है हमारा दोस्त कि प्रश्न पहले में देखो, अम्ल क्या होते हैं। जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, उदाहरण सही समझाओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, जो अम्ल होते हैं हमारे एसिड, अब ये वे पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो जल में घुलने के साथ, यानी कि किसी पदार्थ को लो, ठीक है, कोई पदार्थ अगर तुम इन्हें जल में घोल दोगे तो जलने के बाद वो अगर H+ आयन देता है, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन आयन, तो दोस्तों वो अम्ल कहलाएगा। और अम्ल की अगर बात करते हैं, अम्ल का स्वाद कैसा होता है दोस्तों। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, ठीक है। और कुछ हमने उदाहरण लिए हैं, इसके उदाहरण क्या होते हैं अम्ल के, देखो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अम्ल के एग्जाम्पल आते हैं, कि अम्ल के एग्जाम्पल बताओ कौन कौन से होते हैं। देखो, पहला जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl। नेक्स्ट, जो पहले नंबर का नेक्स्ट 2 जो है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4। जो थर्ड है मेरा दोस्तों, थर्ड जो एग्जाम्पल है इसका, उसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, यानी कि HNO3। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो अम्ल दे देगा 3 इन रख देगा, वो आपके ऑप्शन में 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। वह विकल्प बोलते हैं जिन्हें, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है। एक HCl भी रहेगा, H2SO4 रहेगा, HNO3 रहेगा, एक फोर्थ जो देगा वो ऑप्शन वो दे देगा NaOH। तो मेरे भाई NaOH होता है कास्टिक सोडा, जिसे हम कहते हैं क्षार, ठीक है। यही ऑप्शन हमारा कट जाएगा, ठीक है, ये क्षार है। बाकी ये तीनों के तीनों ऑप्शन है जो, उन्हें कहते हैं हम अम्ल, यानी कि एसिड, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसे याद रखना कि जो हमारे अम्ल होते हैं वो क्या उत्पन्न करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, वो करते हैं H+ आयन। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चल रहे। प्रश्न नंबर 2 में देखो क्या है कि क्षार। क्षार किसे कहते हैं दोस्तों। क्षार की बात आ रही प्रश्न 2 में। क्षार यानी कि बेस क्या होते हैं, उदाहरण सही समझाओ, ठीक है। कम से कम 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ये 100% आना है, तुम देखना। अब इसकी थ्योरी क्या है दोस्तों, परिभाषा, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH नेगेटिव चार्ज यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। यानी कि किसी भी जल में घोलने पर कोई पदार्थ अगर हम जल में घोलते हैं, अब जल में घोलने पर अगर वो क्या रिलीज करता है, OH नेगेटिव, यानी कि OH नेगेटिव चार्ज अगर रिलीज करता है, छोड़ता है, उत्पन्न करता है, तो दोस्तों उसे हम कहते हैं क्षार, बेस कहते हैं। और जो H+ आयन उत्पन्न करता है उसे कहते हैं अम्ल। दोनों को याद रखना, अम्ल क्या होएगा दोस्तों, H+ आयन देगा, यानी कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। और जो OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्षार। दोस्त, इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखो क्या है। इसके सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है पहला, यानी कि NaOH। दोस्तों, NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। काफ़ी, इसे देखो कास्टिक सोडा भी कहते हैं। काफ़ी एग्जामों में ये पूछा भी गया कि NaOH को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इसे क्षार कहते हैं। नेक्स्ट, KOH, इसे कहते हैं पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड।
वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है मेरे भाई, ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल है दोस्तों, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, यानी कि एक तो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट मैंने बात करी थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो मेरे भाई ये तीनों ही याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसे ही आपको एक नंबर के क्वेश्चन में दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है। देखो इन क्षारन के ये बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है। अब वो एग्जाम उसे क्या फिट करने है उसे, ठीक है, वो तुम्हारा ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन HCl, दूसरा दे देगा H2SO4। ठीक है दोस्त, HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोराइड और H2SO4 को कहते हैं क्या, शांत सल्फ्यूरिक एसिड। और तीसरा एग्जाम्पल दे देगा कुछ भी, जैसे कि HBr। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन होएगा, फोर्थ इनमें से कोई सा एक रख देगा, यानी कि कास्टिक सोडा रख देगा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मेरे भाई मैंने अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मान लिया फॉर एग्जाम्पल, ये है। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर कौन कौन सा होएगा, 4 होएगा। ठीक है, जबकि ये तीनों के तीनों क्या है, ये है अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि उदासीनीकरण, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है क्या होती है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, सबसे इजी है और सबसे बार एग्जाम में पूछे जाने भी अभिक्रिया है। ठीक है, रिएक्शंस। जब कोई अम्ल, यानी कि देखो दोस्तों, जब कोई अम्ल आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो कोई भी अम्ल ले लो, एक अम्ल ले लिया मैंने, ठीक है दोस्त, कोई भी अम्ल ले लो, यानी कि एक ले लो अम्ल, एक ले लो क्षार। जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक तो लवण बना देंगे, एक जल। अब देखो इसे हम करते हैं उदाहरण। देखो उदाहरण मैं बताता हूँ, इसका उदाहरण क्या, एक अम्ल ले लो आप HCl, ठीक है, HCl ले लो। नेक्स्ट एक क्षार ले लो, क्षार जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर ही अभी क्वेश्चन नंबर 2 में, NaOH को ले लो। ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब मैं इसकी अभिक्रिया कराऊंगा, ठीक है, जब इसको मैं अभिक्रिया कराऊंगा तो आप देखोगे जो हमारा ये है, ध्यान से देखना दोस्त, जो हमारा यानी कि क्लोरीन है और सोडियम, ये आपस में मिलके, आपस में दोनों के दोनों मिल जाएंगे। अब मिलने के बाद क्या बनेगा, देखो जय, यानी कि क्लोरीन और सोडियम आपस में मिलकर क्या बना देंगे दोस्तों, ये बना देंगे NaCl। और NaCl को ही हम कहते हैं लवण। ठीक है दोस्त, अब जो बच गया क्या, OH और H। अब H एक इधर है, एक इधर है, H हो जाएंगे 2, तो H और बच गया O, तो 2 H2O, तो H2O बन गया जल। तो इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब हम एक अम्ल ले लेंगे, कोई भी अम्ल ले लो और क्षार ले लो, आपस में क्रिया करोगे तो आपको क्या प्राप्त होएगा, लवण और जल बनाएंगे। ठीक है, इसी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, फोर्थ में ये कह रहा है कि pH क्या होती है। ठीक है भाई, pH क्या होता है, इसका महत्व समझाइए। देखो pH किसी घोल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का माप होता है। यानी कि जितने भी हाइड्रोजन पर आयन होते हैं उनकी सांद्रता का माप करना ही क्या कहता है, pH कहलाता है। ठीक है, अगर किसी का pH वैल्यू, दोस्तों समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूँ मैं। अगर किसी की pH वैल्यू, देखो pH वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 14 पे ख़त्म हो जाएगी, 14 पे, बीच में आएगा 7। जिसकी वैल्यू 7 से कम है उसे कहते हैं हम अम्ल। देखो जिसकी वैल्यू 7 से कम है उसे कहते हैं हम अम्लीय घोल, जिसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा है उसे कहते हैं क्षारीय घोल। यह है क्षारीय घोल। ठीक है, जिसकी वैल्यू 7 से अधिक है उसे कहते हैं क्षारीय घोल, और जिसकी वैल्यू 7 पे आ जाएगी, 7 एग्जैक्ट 7 पे यू कर जाएगी, तो उसे कहते हैं उदासीन। ठीक है, उदासीन। अब इसके महत्व को समझते हैं कि इसके महत्व क्या है। दोस्तों इसके महत्व देखो, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है, मानव रक्त का pH मान लगभग कितना होता है, 7.4। अब 7.4 होता है हमारा ब्लड का pH वैल्यू। दोस्तों 7.4 है, यानी कि 7 से अधिक है ये। अब जब 7 से अधिक है, मैंने बताई जो चीज़ 7 से अधिक होगी वो होगी क्षारीय।
अब दोस्तों जो 7.4 है ये कैसा हमारा ब्लड क्षारीय है। आप कहोगे इसकी प्रकृति यानी कि प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय है। नेक्स्ट, पौधों जो हमारे पौधे होते हैं, पौधे और मिट्टी की वृद्धि पर पीएच निर्भर करता है। जो पौधे हैं और मिट्टी की जो वृद्धि होगी उस पर पीएच यानी कि पीएच डिपेंड वो होता है डिपेंडेड, ठीक है। और जो मिट्टी का पीएच वैल्यू है वो किस यानी कि क्या होता है, देखो मिट्टी जो होती है दोस्तों 6 से लेके 7 तक, इसके बीच की पीएच वैल्यू डिपेंड होती है कि अगर 6 से बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। जीवित यानी कि हर तरीक़ा से आप देखोगे कि पीएच वैल्यू जो मिट्टी के होते हैं कहीं ज़्यादा होते हैं कहीं कम होते हैं, इसलिए हम इसको एक एक्सपेक्टेड यानी कि ऐसे मान लेते हैं 6 और 7 के बीच की मिड वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। जीवित प्राणियों के लिए उचित पीएच संतुलित आवश्यक है, यानी कि जीवित जो प्राणी है जीवित उनके लिए पीएच मान होना एक उचित यू है, संतुलन यानी कि बैलेंस बहुत नीड होती है। नेक्स्ट, जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे दैनिक जीवन में अम्ल और क्षार के उपयोग बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कह रहा कि जो अम्ल होते हैं एसिड और बेस होते हैं क्षार, इनके यूज बताओ हमारे दैनिक जीवन में, हम रोज़ की क्या इनके उपयोग करते हैं। देखो अम्ल का उपयोग देखते हैं पहले का, अम्ल क्षार और इसमें देखो लवण भी है, ठीक है। अब पहले में अम्ल की बात करें, अम्ल क्या है दोस्तों, हमारा जो पेट होता है, देखो आपने देखा होगा जो एक व्यक्ति है, अब हमारा जो स्टोमच होता है स्टोमच, ठीक है। अब पेट में एक एसिड पाया जाता है HCl, ठीक है। कौन सा भाई एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक का उपयोग भी होता है पेट में। पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ क्षार, क्षार के यूज देखो जैसे कि सफाई में NaOH, जो हमारा कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा का यूज करते हैं हम सफाई में। नेक्स्ट CaOH का होल्टवाइज का उपयोग होता है, ठीक है। सफाई में हम किस किस का उपयोग करते हैं, कास्टिक सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि टोटली क्षार का। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ लवण, यानी कि भोजन में, हम भोजन में किन किन का प्रयोग करते हैं, कौन से ऐसे लवण है, तो मेरे भाई भोजन में हम सोडियम क्लोराइड यानी कि जिसे हम कहते हैं नमक, नमक नमक का यूज करते हैं। इसे कहते हैं हम खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, इसका यूज करते हैं, ठीक है दोस्त, बेकिंग सोडा। अच्छा बेकिंग सोडा का यूज जैसे कि पूरी है, पूरी जो आपने देखी होगी पूरी में जो मिला देते हैं बेकिंग सोडा ताकि वे फूल जाए, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कॉपी में नोट कर लेना आप। बेकिंग सोडा क्या है, इसका उपयोग बताओ। दोस्तों सबसे पहले हम इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे, केमिकल नाम क्या होता है दोस्तों, इसका जो केमिकल नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाने वाला है इसका रासायनिक नाम। तो आप क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या होएगा NaHCO3, बेकिंग सोडा, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा बाजार में, ठीक है, बाजारी नाम इसका है खाने वाला सोडा। तो इसके उपयोग यूज की बात करते हैं हम, यूज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके यूज आते हैं पेपर में। जो इसका पहला यूज है दोस्तों, पहला यूज इसका हो जाएगा मेरे भाई केक और बेकरी वस्तुओं में फुलाव के लिए, यानी कि जो केक होता है, केक और जो बेकरी होती है, जो केक पेक बनते हैं जहाँ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं, अब इनमें जो वो फुलाव होता है, देखो फुलाव, अगर कोई चीज़ फूल के क्या होगी, दुगनी तिगनी हो जा, फूल जावे, तो फूल क्या होगी बहुत ज़्यादा, जैसे पूरी सब्जी बनाते हैं आप, पूरी भी फूल जाती है, तो इनमें हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा यूज है हमारा, ये होता है अम्लता, यानी कि एसिडिटी दूर करने के लिए। बेकिंग सोडा का अगर आपके कभी भी एसिडिटी बनती है तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं, वैसे एक बेकिंग सोडा यूज कर लेना, ठीक है, बेकिंग सोडा को यूज कर लेना, तो ये एसिडिटी को भी दूर करता है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पेपर में पूछा जाने वाला, यानी कि अग्निशामक यंत्रों में। अग्निशामक का मतलब होता है, आपने देखे होंगे हॉस्पिटल वगैरह में, इनमें एक सिलेंडर रहता है, सिलेंडर, अब इस सिलेंडर को बोलते हैं आग बुझाने वाला। अगर कहीं हॉस्पिटल या फिर किसी भी कॉलेज स्कूल वगैरह में आग लग जाती है तो इसमें अग्निशामक जो होते, अग्निशामक यंत्र सिस्टम होते, ये इनमें क्या होता है, बेकिंग सोडा मिला होता है, बेकिंग सोडा। और कौन सी गैस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस होती है आग बुझाने में, यानी कि आप देखोगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वॉशिंग सोडा,
वॉशिंग सोडा की मैं बात कर रहा हूँ। वॉशिंग सोडा क्या होता है मेरे भाई? वॉशिंग सोडा यानी कि देखो, इसके सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक नाम, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। अब जो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पूछता है कभी कभी कि इसमें कितने क्रिस्टल अणु जल के हैं, क्रिस्टलीय अणु जल के हैं, तो आप कहोगे 10। ठीक है दोस्त, 10। अब इसके यूज पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट यूज है। पहला जो यूज है इसका दोस्तों, कपड़े धोने में। कपड़े धोने में जो कपड़े धोते हैं उनमें क्या होता है, वॉशिंग सोडा यूज होता है। नेक्स्ट, कांच और साबुन, कांच और कांच और साबुन बनाने में। देखो, जो कांच बनाते हो आप, आपने देखो होगा कांच बनाने में, जो ये कांच बनाते हैं, और क्या दोस्तों, शॉप यानी ये साबुन। अब इनमें कौन सा ये यूज होता है, अम्ल, आप कह दोगे वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं कांच और साबुन बनाने में। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूँ कठोर जल को मुलायम बनाने में। जो कठोर जल होता है उसको मुलायम सॉफ्ट बनाने में भी इसका वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं हम। ब्लीचिंग पाउडर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है एग्ज़ामों में। यह कैसे बनाया जाता है? तो दोस्तों, जो ब्लीचिंग पाउडर है, देखो ब्लीचिंग पाउडर की सबसे पहले बात करेंगे हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मेरे भाई, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम, यानी कि CaOCl2, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब मैं बात करूं, जब क्लोरीन गैस को बुझे हुए चूने में प्रवाहित की जाती है तो क्या मिलता है हमें, CaOCl2 मिलता है। जब हम इसे बुझे क्लोरीन गैस को, यानी कि Cl2 को, इसके साथ अगर मैं Cl2 क्लोरीन गैस को बुझे हुए चूने में प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें प्राप्त हो जाएगा यानी कि CaOCl2। समझ रहे हो मेरी बात है? CaO, एक O ले लेंगे, और Cl2। देखो O इधर चला गया, अब एक O और बच गया, और H2, तो H2O और जल बच जाएगा मेरा। ठीक है। नेक्स्ट, इसके यूज देखते हैं कि इसका यूज होता कहाँ है। देखो, ब्लीचिंग पाउडर का यूज दोस्तों, एक तो होता है जल के कीटाणु रहित करने के लिए, यानी कि जो जल होता है ना हमारा, जल पीने वाला पानी, इसको शुद्ध करने के लिए भी हम इसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, कपड़े को सफ़ेदी करने में, कपड़ों को सफ़ेद करने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, क्रिस्टलीकरण, यानी कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है? देखो, क्रिस्टलीकरण कुछ नहीं है, वो ये जो मैंने अभी बताया इसमें, उसमें जो आपके बेकिंग सोडा की बात करी मैंने, ठीक है, धावन सोडा में। दोस्तों, किसी ठोस पदार्थ को लो, आप एक काम करो, किसी ठोस पदार्थ को लो, किसी ठोस पदार्थ को उसके घोल से शुद्ध और ठोस रूप क्रिस्टल में प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीकरण कहते हैं, यानी कि एक ठोस पदार्थ ले लिया, उसके घोल से शुद्ध, जब हम इसे घोलेंगे, घोलने से एक शुद्ध पदार्थ मिलेगा, शुद्ध और ठोस रूप इसका क्रिस्टल कहलाएगा। जो इसको ठोस है, शुद्ध करके मिलेगा हमें, इसे कहते हैं हम क्रिस्टलीकरण। नेक्स्ट, लवण क्या है मेरे भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लवण। सॉल्ट क्या होता है, व्हाट इज सॉल्ट? एग्जाम्पल सहित लिखिए, यानी कि उदाहरण सहित लिखना है। तो मेरे भाई, लवण होते क्या? अम्ल, और हम क्या करेंगे, अम्ल लेंगे, अम्ल, अम्ल ले लो आप, अम्ल, अम्ल के साथ देखो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक सेकंड दो बस मुझे। ठीक है, अब इसमें कह क्या रहा कि अम्ल और क्षार की क्रिया से बनने वाले पदार्थ लवण कहलाते। काफ़ी इजी परिभाषा, काफ़ी इजी। यानी कि लवण की बात कर रहे हैं ना, देखो हमने अभी वो एक अभिक्रिया भी देखी थी पीछे, क्वेश्चन शायद मैं भूल रहा हूँ, ऐसी 6 या 5 के बीच में। तो दोस्तों, हमने क्या पाया उसमें, हमने देखा था, जब हम एक अम्ल ले ले, एक अम्ल यानी कि एसिड, एक एसिड और एक बेस, एसिड और बेस की जब हम क्रिया करा रहे थे, देखो A फॉर एसिड, B फॉर बेस, जब हम इनकी क्रिया करा रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था, सॉल्ट, यानी कि लवण, और प्लस वाटर, यानी कि पानी। इसी अभिक्रिया को हमने क्या कहा था, इसको कहा था कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ठीक है मेरे भाई, और यूँ कह रहा कि लवण, अब लवण क्या होएगा, जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया कराएंगे तो जो बनने वाला लवण है, पदार्थ है, उसे ही हम लवण कहेंगे, सॉल्ट। अब इसके एग्जाम्पल देखो कैसे, देखो ध्यान से देखना, NaCl। अब NaCl हमें किससे प्राप्त हुआ मेरे भाई? यही अभिक्रिया थी जो मैंने बताई थी, अम्ल और क्षार।
अम्ल और क्षार यानी कि बेस। जब अम्ल और क्षार की क्रिया करा रहे हैं तो लवण मिल रहा है। जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें मिल जाएगा नमक NaCl, यानी कि आप ऐसा देख सकते हो कि NaCl। दोस्तों देखो ये रहा, यानी कि NaCl ये मिल गया नमक। बचा क्या? OHH यानी कि H2O, पानी अलग हो जाएगा। अब Na2SO4 ये रहा Na2SO4। तो Na2SO4 मैं इनको एक साथ ये कर लूँगा, एक साथ मिला दूँगा इनको। देखो ध्यान से सुनना भाई। देखो Na2 ले लेंगे और SO4 ले लेंगे, ये मिल गया हमें। ठीक है, तो मेरे भाई क्वेश्चन कैसे लगे बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।